नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में नतीजों का संदेश। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आपके सामने हैं और सबसे ज्यादा उत्सुकता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और पंजाब चुनाव के नतीजों पर थी। और अब साफ है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बीजेपी की रणनीति उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी रंग लाई है, जहां सत्ता विरोधी लहर के बावजूद पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। वहीं पंजाब कांग्रेस मुक्त राज्यों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने यहां बड़ा खेल कर दिया है। तो कल जो नतीजे आए हैं वो आखिर क्या संदेश देते हैं, ये बड़ा सवाल है यहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। और अब ये जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जिन पार्टियों का प्रदर्शन शानदार नहीं रहा, बेहतर नहीं रहा, अब उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और जनता ने तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया है। फिर बात चाहे उत्तर प्रदेश की हम कर लें या उत्तराखंड की कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में माना जाता था कि हर 5 साल पे सरकार बदलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और गोवा में भी कांग्रेस एक फिर से फेल जहां पर साबित हुई है। हालांकि कोशिश जरूर की गई थी, खूब मेहनत की गई थी प्रचार प्रसार के जरिए, लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तो 5 राज्यों में फिलहाल कांग्रेस तो फेल ही साबित हुई है और बीजेपी का साथ दिया है जनता ने यहां पर। और इन नतीजों के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद अब अपने आप में ही ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर ये जो परिणाम सामने आए हैं क्या संदेश दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपको बता दें, जब नतीजे नहीं आए थे तो एक सस्पेंस बना हुआ था, एक अलग ही उत्सुकता थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में और पंजाब में आखिर क्या नतीजे होंगे। और जिस तरीके से पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जैसे प्रचंड बहुमत हासिल किया है, ये अपने आप में ही बेहद शानदार और एक अलग चीज हमें देखने को मिली है। और अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और बीजेपी की रणनीति उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी रंग लाई है, जहां सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद दोबारा सरकार बनने जा रही है। वहीं पंजाब की बात करें तो कांग्रेस मुक्त राज्यों में की फहरिस्त में एक बार कांग्रेस अब शामिल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने यहां बड़ा खेल कर दिया है और बेहतरीन प्रदर्शन आपका हमें पंजाब में देखने को मिला। अब देखना होगा आगे एक सरकार बनाने को लेकर क्या रणनीति बीजेपी की तरफ से की जाती है 4 राज्यों में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है। अब ये देखना होगा। हालांकि अब उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बना रहेगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट गंवा चुके हैं। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब 5 राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर था, तब नेताओं ने लोगों के सामने वादों के पिटारे खोल दिए थे। अगर वादों का नकदीकरण कर दें तो पाएंगे कि सबसे बढ़ चढ़कर वादा करने वाले चुनाव हार गए। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की लड़कियों को स्कूटर, कोरोना प्रभावित परिवार को 25,000 रुपए और 20 लाख नौकरियों का वादा किया था। फिलहाल पार्टी रसातल में है। कांग्रेस पंजाब में सत्ता गंवा चुकी है। गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में वो सत्ता विरोधी लहर का फायदा नहीं उठा पाई और यूपी में जनता ने एक बार फिर से पूरी तरह से उसे रिजेक्ट कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने प्रियंका से 2 लाख और ज्यादा नौकरियों का वादा किया। समाजवादी पेंशन बढ़ाने, फ्री बिजली और ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा किया। आम आदमी पार्टी ने एक कदम बढ़कर हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी का वादा दे दिया, पर लोगों ने इसे झांसा ही समझा है। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली से मिलते जुलते मॉडल में पंजाब ने जरूर भरोसा जताया है। चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि लोगों ने कोरे वादों को किनारे रख दिया है। मीडिया की जबरदस्त पैठ के चलते गांव-गांव के लोगों को पता है कि कौन से वादे निभाए जा सकते हैं और कौन से नहीं। लिहाजा मतदाताओं ने वास्तविकता का साथ दिया। नहीं तो बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाकर लड़े तेजस्वी यादव 2020 में ही बिहार चुनाव जीत लेते।
जब उन्होंने भी 20 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। टीवी सेट देखकर चुनाव जीतने का मॉडल वैसे भी दक्षिण भारत तक ही सीमित रहा है। उत्तर की राजनीति में पार्टी की विचारधारा भी काम आती रही है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में योगी के सोशल मॉडल ने बाजी मार ली। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर लोगों ने भरोसा जताया, वो इसलिए कि केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार चलाकर उस मॉडल को अमली जामा पहनाया है, जिसे विपक्ष ने मुफ्त और सस्ती राजनीति भी करार दिया। हालांकि केजरीवाल का ये नुस्खा यूपी में काम नहीं आया, क्योंकि ना ही विचारधारा लोगों को करीब ला सकी और ना ही ख्याली पुलाव पर भरोसा रहा। यही हाल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का रहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों की ताकत ने पार्टी के हिंदुत्व और सबका साथ सबका विकास के नारे को घर घर तक पहुंचाया। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव पर जिस तरह के राम राज्य की अवधारणा को सामने रखा, उसे गरीबों ने जिया भी। रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सच्चाई है। इसी तरह योगी ने दिवाली के मौके पर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को होली तक के लिए बढ़ा दिया। अंत्योदय के तहत गरीब से गरीब परिवार को 25 किलो अनाज के अलावा योगी ने 1 किलो कुकिंग ऑयल और 1 किलो नमक चीनी भी बांटा। यूपी के 15 करोड़ परिवारों को योगी ने जो दिवाली गिफ्ट दिया था, उसका रिटर्न गिफ्ट होली से पहले जनता ने दे दिया है। कोरोना कुप्रबंधन का आरोप झेलने वाले योगी ने सूबे के 5 करोड़ मजदूरों को 2 महीने 1-1 हजार रुपए की नगद आर्थिक सहायता पहुंचाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी नियत समय पर किसानों को साल में 6,000 रुपए की सहायता मिलती रही। एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट ने शहरों में तो इन लोक कल्याणकारी योजनाओं ने गाँव में योगी को बढ़त दिलाई। महिलाओं और युवाओं ने ठोक दो की नीति अपनाने वाले योगी के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल को पसंद किया। बीजेपी की रणनीति उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी रंग लाई, जहां सत्ता विरोधी लहर के बावजूद पार्टी दोबारा सत्ता में आने में सफल हुई है। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है, तो वहां भी केजरीवाल के मॉडल ने काम किया है। किसान आंदोलन के बाद स्थिति बदली हुई थी। इसका फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया। उन्होंने 20 सूत्री एजेंडे सामने रखे, किसानों के नब्ज पकड़ने की कोशिश की। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा काम कर गया, लेकिन इसलिए कि ये दिल्ली में हो चुका है। बेअदबी की भावनात्मक मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि इसके लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों पर पंजाब के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल, अब जो नतीजे यहाँ पर सामने आए हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर आज हम विश्लेषण भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। इसके अलावा विजय कौशिक जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राहुल लाल जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रमाकांत मिश्रा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि बधाई के पात्र हैं आप। इतनी प्रचंड जीत आप लोगों ने यहाँ पर हासिल करी है आज, लेकिन जो ये नतीजे हैं आखिर क्या संदेश देते हैं कि जनता आपके साथ है, ये तो साफ ही है। आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का संदेश ये नतीजे देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार के? तौर पर ये जो जनादेश है, मैं सबसे पहले सभी राज्यों की जनता को जिन्होंने मतदान किया, बढ़ चढ़ करके मतदान किया और उन्होंने इस तरह से स्पष्ट जनादेश दिया है, निश्चित तौर पर उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जहां तक बात है, यह जनादेश निश्चित तौर पर जाति, धर्म और तुष्टीकरण की जो एक परंपरागत एक राजनीति चल रही थी, इन सब से उठ करके राशन प्रशासन को बेहतरी जिस तरह से किया गया है, निश्चित तौर पर उसी को उन्होंने अपनाया है। आपने देखा होगा 2017 के बाद इतनी चुनौतियों के बावजूद जिस तरह से प्रबंधन को संभाला गया, राज्य के प्रबंधन को, निश्चित तौर पर एक बिल्कुल उदाहरण के स्वरूप इसको देखना चाहिए। यूपी की जनता के सामने में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिसको वो विकल्प के तौर पर ले सकती थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए एक उन्होंने एक स्पष्ट जनादेश उस आधार पर दिया है जहां पर एक नियति जो बिल्कुल स्पष्ट नियत थी और जो निष्ठा के साथ हम लोगों ने एक मूल मंत्र जो किया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कमिटमेंट है, नौ की एक नारा है ये, और ये कमिटमेंट के ऊपर में हम 5 साल के ऊपर में खड़े उतरे, जिसका स्पष्ट उदाहरण आप और हम सबके सामने में है। निश्चित तौर पर एक विश्लेषण का एक है भी चीज है
क्योंकि जिस तरह से एक माहौल बनाने की विपक्ष की तरफ से कोशिश की गई थी, वो हम उसकी माहौल को जो है सो उन्होंने स्पष्टता के साथ नकार दिया है इस चीज को। जी और बिल्कुल, स्पष्ट जाहिर तौर पर आदेश जैसे देकर कि हम देख भी रहे हैं यहाँ पर जो तमाम विपक्ष के जरिए आप पर आरोप लगाए गए थे, जो भी मुद्दे उठाए गए थे, ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला और जनता ने आपका साथ दिया है। विजय कौशिक जी, आपको क्या लगता है, आप किस तरह से लेंगे इन नतीजों को? और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अब पार्टी को, क्योंकि प्रियंका गांधी ने तो अपनी पूरी जान लगा दी थी प्रचार प्रसार में, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा क्या निकला? आखिर कहाँ कमी रह गई और आप क्या संदेश दे लेते हैं अपनी पार्टी के लिए इन नतीजों के बाद? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जनता ने जो भी जनादेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और हमें जहाँ पर विपक्ष की भूमिका मिली है हम उस भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये भाजपा की जीत नहीं हुई है, यह कांग्रेस पार्टी की हार हुई है कि हम विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित कर पाने में विफल रहे। जनता भाजपा से त्रस्त थी क्योंकि महंगाई के मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, देश के ऊपर विदेशी कर्ज का मुद्दा था, देश में जो हालात हैं वो बड़े खराब होते जा रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण है, चाहे पीने का पानी है। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी विकल्प के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाने में कहीं ना कहीं चूक गई, जिसका फायदा भाजपा को मिल गया और भाजपा ये जीत हासिल करने में सफल रही। और पार्टी की तरफ से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम इसके कारणों की समीक्षा भी कर रहे हैं क्योंकि पूरा देश जानता है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी जो हमें फीडबैक मिला है, पंजाब में, उत्तराखंड में हम अपनी पार्टी की गुटबाजी के कारण हारे जी। और सीधी सीधी बात है कि सिद्धू जी भी बहुत कुछ जिम्मेवार हैं और भी कई लोग जिम्मेवार हैं, उधर हरीश रावत जी भी कुछ ना कुछ जिम्मेवार हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की लालसा गुटबाजी में फंसे लोगों के कारण पार्टी को आज इस मुकाम पर ले आई कि जहां हम अपनी सत्ता लाने से चूक गए और जनता ने हमें विकल्प नहीं माना उन परिस्थितियों में। तो हम सभी कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं जी। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि भी हम हताश नहीं हैं हार से, क्योंकि संघर्ष जो है कांग्रेस का शुरू से ही नजरिया रहा है। प्रियंका गांधी जी ने जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपको काफी मंथन यहाँ पर करने की जरूरत है आपकी पार्टी को कि आखिर क्या कमी है, आखिर क्या वजह है जो मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग जनता के बीच में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, जनता आपको पसंद नहीं कर पा रही है। राहुल लाल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम मणिपुर की बात करें, गोवा की बात करें, सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से आ रही है, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है और क्या संदेश दे रहे हैं ये नतीजे? सबसे पहले तो रमाकांत जी को, हमारे मित्र भी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई कल के जीत के लिए उनकी पार्टी को। देखिए, जो नतीजे हैं ये नतीजे ना एक तरह से सत्ता पक्ष को भी कुछ संदेश दे रहे हैं और विपक्ष को भी संदेश दे रहे हैं, दोनों को संदेश दे रहे हैं। देखिए, काफी ईमानदारी के साथ यहाँ पे विजय कौशिक जी ने अपने बातों को रखा है कि किस तरह से तमाम कांग्रेस के भीतर आंतरिक फुट की स्थिति रही। मैं अभी भी अगर पंजाब की आप जायरा जी अगर बात करूं कि जो संख्या वहां पे कुछ नंबर कभी भी दिख रहे हैं वहां पे, तो वो एक तरह से कहीं कहीं भले चरणजीत सिंह चन्नी जो है कि तमाम अपने दोनों सीट हार गए, लेकिन मैं मानता हूँ तो जो वो नंबर दिख रहे हैं वो चन्नी के 120-121 दिन के कार्यकाल के उस कारण से ही वो संख्याएं भी दिख रही, नहीं तो फिर वो आम आदमी पार्टी 100 से ऊपर पार होती हुई नजर आती है। तो इसमें अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव को ही लेते हैं तो देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में वृद्धि हुई, सीट में वृद्धि हुई, 47 से आज वो एक तरह से 125 वाले संख्या पे है कायम विपक्ष यहाँ पे। तो विपक्ष को कहीं कहीं विपक्ष के लिए संदेश क्या रहा कि आप अगर उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका को चुनाव से 1 साल पहले तक आप एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि मुद्दे कई सारे थे। अगर मैं अभी भी हम लोग कह रहे हैं हाथरस के घटनाक्रम का अगर जयराज जी में वर्णन करूं, बड़ा ही विवाद घटनाक्रम था, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा कि अखिलेश यादव उस घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे। वो दूसरे लोग, प्रियंका गांधी जरूर पहुंची, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का संगठन जो है वो मजबूत नहीं था, वो उसको वोट में तब्दील करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तो एक
तो वो स्थितियां कि विपक्ष क्या केवल चुनाव को राहुल लाल जी, लेकिन देखिए हाथरस का जिक्र आपने यहाँ पर किया, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार घेरा विपक्ष ने भी भाजपा को, लेकिन हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इसी वजह से एक बड़ी चीज है जो इस बार बीजेपी को वोट मिले हैं यहाँ पर, इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता। रमाकांत मिश्रा जी, आपके पास ही आऊंगी। अब हम पिछली बार की अगर बात करें तो प्रचंड जीत पिछली बार भी आपको हासिल हुई थी और 300 प्लस का आंकड़ा छुआ था, लेकिन इस बार आप 300 तक नहीं पहुंच पाए। क्या वजह इसके पीछे हो सकती है कि भले ही विपक्ष ने आपको पूरी तरह से घेरा मगर कामयाब नहीं हो पाए जीतने में, लेकिन ये एक बड़ा रीजन इसके पीछे हो सकता है कि तमाम ऐसे मुद्दे थे, बेरोजगारी की बात करें हम, महंगाई की बात करें हम, कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट रहा जो आप 300 को पार नहीं कर पाए आप लोग, क्योंकि पिछली बार से तो नुकसान ही हुआ है देखा जाए तो। जयरा जी, निश्चित तौर पर देखिए नुकसान तो है ही पार्टी का, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहां तक बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में अगर इसको 7 वर्ग में अगर डिवाइड करें तो आप देखेंगे कम से कम जो है, जैसे रोहिलखंड हो गया, अवध हो गया, पूर्वी यूपी हो गई, पश्चिमी यूपी हो गया, दोआब हो गया, बुंदेलखंड और उत्तर पूर्वी यूपी। हालांकि हमने पश्चिम यूपी में जिस तरह से हम लोगों के खिलाफ माहौल बनाने की एक कोशिश की गई थी, वहां पर भी हमने 44 में से 30 सीटें जीती है। हालांकि हमारा वोट परसेंट वहां पर कम से कम जो है तो 47.6% जो है तो उसमें हमें मिला है। तो हमने वहां पर जहां पर भी एक माहौल बनाने की एक पूरी तरह से विपक्ष की कोशिश थी, वहां पर भी आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जनाधार बढ़ा है वहां पर। ये नहीं है जो कि हाँ सीट हमने गंवाए जरूर है, लेकिन कोई विशेष अंतर से नहीं हमने गंवाया है इसको, बहुत ही छोटी मार्जिन के साथ हमने गंवाया है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हो सकता है जो कि इसमें कहीं पे चूक हो गई होगी संगठन की तरफ से या किसी भी तरह से, लेकिन इसको और बेहतरी हम लोग और कर सकते थे अगर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत थी जहां पर। और बिल्कुल जी बिल्कुल, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसपे अब आगे आपको ध्यान देना पड़ेगा? देखिए निश्चित तौर पर देखिए जहां पर एक माहौल जिस तरह से था बिल्कुल भाजपा के विरुद्ध में पूरी तरह से, जैसे किसान आंदोलन की आप बात करें, जैसे बेरोजगारी की बात करें, तो जो एक अपेक्षा होती है लोगों में, वो निश्चित तौर पर एक होती है अपेक्षा, एक बहुत बड़ी अपेक्षा होती है। एक होती है जो कि हाँ आप संसाधन को समझते हैं, आप भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप यूपी को अगर देखें तो क्या सचमुच में ये संभव है, नहीं संभव है, इस चीज के वजह से कम मुझे लग रहा है जो कि ये जो मार्जिन है, तो थोड़ा सा जो मार्जिन रह गया ये उसी का मार्जिन है और कुछ नहीं। जी चलिए ठीक है। विजय कौशिक जी, उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, माना जा रहा था कि आप लोग कुछ बेहतर उत्तराखंड में तो कर सकते हैं देखा जाए तो, और उत्तर प्रदेश में मेहनत आप लोगों ने बहुत करी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आपके पक्ष में नतीजे गए हों। इसके पीछे क्या एक बड़ी वजह आप मानते हैं, क्या रीजन है? मंथन करने की जरूरत तो है ही आप लोगों को, वो तो साफ है यहाँ पर, लेकिन जो मुद्दे आपके जरिए उठाए गए, प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो भी अलग अलग बनाए, देखिए महिलाओं के लिए अलग, बेरोजगारों के लिए अलग, आखिर क्या वजह रही जो कारगर साबित नहीं हो पाई ये सारी चीजें? और खासतौर से ये भी कि उनकी मैराथन जब होती थी तो भीड़ भी काफी जुटती थी, लेकिन वोट्स में नहीं तब्दील हो सकी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप म्यूट पर हैं शायद। आप जरा चेक कीजिए अपना। जी आवाज आ रही है? जी हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। जी देखिए, राजनीति की तुलना अगर मैं जमीन के साथ करूं तो जो उत्तर प्रदेश की जमीन है, राजनीतिक रूप से हमारी पार्टी की कुछ गलतियों ने गठबंधन के निर्णय लेकर उस जमीन को अपने लिए बंजर बना लिया था। अब बंजर जमीन पर एकाएक फसल लहलाने लगे तो ये संभव नहीं है, उसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रियंका गांधी जी ने वो मेहनत की है। बेशक इस बार हम राजनीतिक रूप से वहां आपको असफल दिखाई दिए हों, लेकिन एक बेस दोबारा से तैयार हुआ है, एक संगठन वहां पर तैयार हुआ है। प्रियंका गांधी जी अगर वहां पर लगातार जुटी रहेंगी तो निश्चित तौर पर वहां संगठन की ताकत बढ़ेगी, और पूरी ताकत के साथ जब संगठन बढ़ेगा तो जनता कांग्रेस के साथ फिर से खड़ी होगी। तो निश्चित तौर पर अगले जो भी चुनाव होंगे उनमें हम जीत हासिल करेंगे, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो जिस नजरिए के साथ किसी भी चुनाव मैदान में उतरती रही है, वो नजरिया वही है जो आजादी से पहले का था कि हम अकेले चले थे लेकिन हमारे साथ कारवा बनता गया, और एक दिन ऐसा आया जब हमने इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया। इसी तरीके से विभिन्न राज्यों में हमने संघर्ष किया, वहाँ सत्ता हमारे हाथ में लोगों ने सौंपी और हमने वहाँ काम करके दिखाए।
लेकिन पिछले कुछ समय से जो झूठ छल प्रपंच की जो राजनीति लेकिन चली है, पंजाब में तो आपने अपनी सरकार ही सोशल गवा दी मीडिया- ना। देखिए विजय कौशिक जी, पंजाब में तो आपकी सरकार थी, आप अपने काम के जरिए, अपनी योजनाओं के जरिए जनता को अपने पक्ष में रख सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ वहां पर। मैंने कहा ना कि उत्तराखंड और पंजाब सबसे बड़ा नुकसान हमारे अपनों ने हमें पहुंचाया। जो गुटबाजी थी उसका खामियाजा हमारी पार्टी को भुगतना पड़ा निश्चित तौर पर। और आने वाले समय में भी जब तक गुटबाजी के जिम्मेवार लोगों को आईना नहीं दिखाया जाएगा पार्टी में, और खास तौर पर माननीय राहुल गांधी जी के जो कुछ सलाहकार जिनकी गलत सलाहों से आज पार्टी रसातल की तरफ पहुंच गई है, जब तक उन सलाहकारों को नहीं बदला जाता, खास तौर पर मीडिया सेल को भी आज रिवाइज करने की जरूरत है। आज पार्टी का पक्ष रखने के लिए, पार्टी की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे नए सिस्टम की जरूरत है जो भाजपा के छल प्रपंच से भरे सोशल मीडिया सेल और इन सब जो एक गिरोह बन गए हैं राजनीति में, इनका मुकाबला कर सके। तो इन सब बातों पर अभी मंथन होगा, चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी जी सभी से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, जी प्रियंका गांधी जी भी बात करेंगी। तो हमें उम्मीद है कि पार्टी में एक बदलाव की नई। चलिए ठीक है, अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति होती है ये बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है विजय कौशिक जी, कि किस तरीके से अपनी पार्टी को आप लोग मजबूती देंगे। राहुल लाल जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो जनता ने वोट अपने दिए हैं, मुद्दों को रख कर दिए हैं, जाति धर्म को रख कर दिए हैं, नतीजों को देखने के बाद क्या आकलन है आपका, क्या संदेश दे रहे हैं ये? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अभी अगर मैं उत्तर प्रदेश के कल जो परिणाम आए हैं और एक पश्चिम बंगाल के भी एक परिणाम आए थे। देखिए, पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने देखा था कि ममता बनर्जी की सीट और वोट शेयर में वृद्धि हुई थी, जबकि लगातार वो वहां पे मौजूद थी। तो देखिए, स्पष्ट है कि वो एक अलग किस्म का जनादेश था। जनादेश ये भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें संकेत में सत्ता पक्ष के लिए भी है कि उनको जो कमियां हैं जनता उसके तरफ भी ध्यानाकर्षण करा रही है कि आप कृपया इसमें सुधार कीजिए, हमने आपको दोबारा जरूर मौका दे रहे हैं, लेकिन उसमें आप सुधार करें। और यही संकेत विपक्ष के लिए भी है कि आपकी भूमिका और विशिष्ट किस्म की होनी चाहिए। जो देखिए, एक जो हम लोग कहते हैं कि देखिए एक घर भी होता है, वहां पर भी गहरा भी मनमुटाव की स्थितियां होती हैं। जी, हम लोगों ने देखा, जैसे उत्तराखंड का उदाहरण है, उत्तराखंड के भीतर भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी मतभेद की स्थितियां थी और कांग्रेस में भी थी। तो लेकिन कांग्रेस के साथ हम लोगों ने पंजाब जैसे बड़े राज्य को खोने के पीछे, जिसको विजय कौशिक जी भी मान ही रहे हैं, आपके लिए बहुत आवश्यक है कि समय के साथ रहते हुए जिस समय यह समस्याएं उत्पन्न हो तो त्वरित तौर पर उसी से उसको सेटल कर दिया जाए। वो लंबा नहीं खींचना चाहिए ऐसे दौर। इस प्रकार के कई सुधार इनको करने पड़ेंगे और तो देखिए विकल्प तैयार होता है यहाँ पे। जी बिल्कुल है, जाहिर तौर पर कहा जा सकता है इस तरीके से तमाम तरह के विकल्प ऐसे में तैयार होते हैं अगर कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, नजरअंदाजी है, वो देखने को मिलती है जनता के प्रति, चीजों को लेकर, योजनाओं को लेकर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में, और इसी के साथ मेरे साथ इतना ही, दिया जी इजाजत, नमस्कार।